अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है रैयान अल हसीन। स्वागत है आप सभी का द युवा पेशकश में। हमारे ख़ास शो बातचीत में हमारे साथ हैं एक ख़ास मेहमान जो कि एक बेहतरीन स्टैंड अप कॉमेडियन है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इनकी लाखों में फ़ैन फॉलोइंग है। सरकारी नौकरी और दोस्ती के ऊपर इनके जोक्स काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हैं। नाम है असहाब अहमद अंसारी। असहाब भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। शुक्रिया यार, मतलब मौका दिया तुमने बोलने के लिए। ऐसे तो मैं नॉर्मली अपने खुद से ही बोलता हूँ, सामने से किसी को बोलना वो अच्छी बात होती है। अगर कोई सामने बैठा होता है तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। असहाब भाई, जब हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो मैंने आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक की और उसमें एक आपकी पोस्ट है जो पिन की हुई है। उसमें लिखा हुआ है कि बुनकर के बेटे ने छुआ सफलता का आकाश। तो आप 10th में डिस्ट्रिक्ट में 2nd पोजीशन पर आए थे। तो उस वक्त अखबार में नाम आना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उस वक्त पर आपके और आपकी फैमिली के क्या रिएक्शन थे और क्या इमोशंस आप फील कर पा रहे थे उस टाइम पर? यार सीन ये था कि पढ़ने में मैं बचपन से अच्छा नहीं था। तो शुरुआत में क्या था कि बहुत ख़राब हालत रहते थे। मतलब मेरा एग्ज़ाम होने वाला रहता था तो मेरी अम्मी का बुखार चढ़ जाता था। मुझे तो मैं एकदम खुला रहता था, मुझे पढ़ने में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था। फिर लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से सराउंडिंग बनी, दोस्त बने, दोस्त अच्छे थे, वो लोग पढ़ने वाले थे और घर पर हम लोग के लूम चलता था, पावर लूम होता है जिससे कपड़ा बनता है। तो उसके हालात, मतलब हम लोग उतने बहुत ज़्यादा बड़े आदमी नहीं थे, हम लोग के बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था और हम लोग मिडिल क्लास भी नहीं थे, लोअर मिडिल क्लास थे। तो हम लोग के पास पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो हमने सोचा यार थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो पढ़ते पढ़ते ये हुआ कि नंबर आ गया। एक्सपेक्टेशन नहीं थी, घर वालों को भी उसके बाद काफ़ी एक्सपेक्टेशन हो गया और उस तरह से माहौल भी काफ़ी चेंज हो गया था। क्योंकि एक बार आपका टॉप कर देना और ये सारी चीज़ें, तो बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं। तो चीज़ें काफ़ी बदल गई थी उसके बाद और मैं काफ़ी सीरियस हो गया था पढ़ने के लिए। अच्छा। तो जो जैसे हम आज आपकी वीडियोस में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा फन होता है। तो क्या आप बचपन से इस तरह की बातें करते थे या अब आके ये बात आई है? नहीं यार, बचपन से तो मेरा मतलब 12th तक ये सीन था कि मैं घर से बाहर भी नहीं निकलता था। मेरे दोस्त भी नहीं थे। मेरे घर वाले कहते भी थे कुछ लोगों से दोस्ती करो, थोड़ा बाहर वार निकला करो। हम लोग की तरफ एक टर्म है घर घुसना कहते हैं, जो घर में ज़्यादा रहते हैं तो मुझे घर घुसना कहते हैं कि हरदम घर में घुसा रहता है और इस तरह से। लेकिन जैसे ही मैं 12th कंप्लीट किया, 12th की शुरुआत में ही वो चीज़ शुरू हो गई थी, बाहर निकलना, दोस्त यार ये सब बनने लगे थे। फिर मैं जब कोटा गया और उसके 1 साल बाद जब मैं MU से BTech करने गया तो वहाँ से मैं काफ़ी मतलब खुल चुका था और वहाँ से ही चीज़ें शुरू हुई ये कॉमेडी वाली। वो कॉमिक सेंस आया था, कॉमेडी नहीं थी वहाँ पर। तो अभी आपने AMU का जिक्र किया, ये मुझे अभी पता चला है कि आपने AMU से इंजीनियरिंग की है। तो AMU से आपके क्या जज्बात जुड़े हुए हैं? क्योंकि AMU से जो भी लड़के पढ़ते हैं या जो भी लड़कियां पढ़ती हैं उनके अंदर एक अलग ही इमोशन होता है। AMU के नाम से मतलब आप समझ सकते हैं क्या एक फीलिंग होती है। तो आप कितनी मोहब्बत करते हैं AMU से? यार पहले मुझे लगता था जब मैं MU में पढ़ता था तो मैं जब शुरुआत में गया था मुझे लगता था अरे यार कहाँ आ गया हूँ। लेकिन मेरे काफ़ी सीनियर थे, वो लोग कहते भी थे कि अभी तुम नए हो, अभी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब तुम जाने लगोगे तो तुम्हें और ज़्यादा ख़राब लगेगा कि यार क्यों जा रहा हूँ मैं यहाँ से। तो फीलिंग रहती है यार, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं, सबकी अपनी यादें जुड़ी होती हैं वहाँ से। MU के साथ खास बात यह है कि वो एक यूनिवर्सिटी है तो वहाँ और ज़्यादा लोग हैं, तो यादें और ज़्यादा जुड़ जाती हैं कि एक तरह से वो इंजीनियरिंग की यादें, हॉस्टल की यादें, तो सारी यादें जुड़ने के बाद AMU के साथ लोगों का खास लगाव भी हो जाता है। क्योंकि वो पहला प्लेटफॉर्म मेरे लिए था जहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ सीखा। एक तरह से प्रोनाउंसिएशन में मैंने काफ़ी कुछ सीखा और नॉलेज हुई थोड़ी बहुत, और दोस्ती यारी, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ वहाँ से। बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, काफ़ी नहीं कह सकता, बहुत ज़्यादा हुआ। असहाब भाई, एक इंजीनियर के दिमाग में UPSC का ख्याल कब आया? क्योंकि आपकी जो वीडियोस हैं और आपकी जो ज़िंदगी है उसमें UPSC का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है। यार पढ़ने में ठीक था, पढ़ने में ठीक होने की वजह से तो, और घर पे भी ऐसी पापा की जॉब लग गई थी, वो गवर्नमेंट टीचर हो गए थे जब मैं 11th में था। तो फिर इस तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि यार नौकरी जल्दी से कर लेनी है, घर पे पैसा देना है, घर बनवाना है, इस तरह कुछ था नहीं। तो घर वालों ने कहा पढ़ने में ठीक ठाक हो, तैयारी कर लो। तो बीटेक के दौरान ये सोच लिया था कि तैयारी कर लेंगे। तो तैयारी इसी वजह से स्टार्ट की क्योंकि लगा कि ठीक ठाक है पढ़ने में, एक बार करके देखा जाए क्या होता है। तो यही सीन। UPSC की जो एक तैयारी होती है उस तैयारी में एक छात्र जो होता है वो बहुत ज़्यादा बदल जाता है। उसके सोचने का नज़रिया और भी जो तमाम वो समाज को जिस तरह से देखता है वो एक बिना UPSC का छात्र नहीं देखता है। क्योंकि कई सारे UPSC के ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, उनका जो सोचने का नज़रिया है वो अलग है। UPSC की तैयारी एक इंसान को किस तरह से बदल देती है?
यार यूपीएससी की तैयारी मतलब मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊं तो मुझे काफ़ी बदल दिया था, और लोगों को भी, सबको बदलती है, लेकिन आप किस हद तक वो तैयारी करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आप में बदलाव कितना आया। मेरे साथ ये था कि मैं जब आया था यूपीएससी की तैयारी करने 2017 में यहाँ पर, तो उस टाइम मैं काफ़ी चीज़ों को लेकर काफ़ी रिजिड था, और मेरे अंदर एक थोड़ा घमंड वाली चीज़ है। ये उस एज में होता भी है, 21-22 वाली या 20-22 वाली जो एज होती है, उसमें अंदर ये होता है, अरे यार एग्ज़ाम में निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसे कोई क्यों बोल दिया, अभी बताते हैं, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन जब यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे ये चीज़ें काफ़ी इंप्रूव हो गई। विकास दिव्य कीर्ति सर से मैं पढ़ा हुआ हूँ, उनकी वजह से मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आए, क्योंकि समझने का तरीका, समाज कैसे बिहेव करता है या मैं कैसे उस पर्टिकुलर चीज़ पर रिएक्ट करूँगा, ये सब चीज़ें मैंने वहीं से सीखी। और यूपीएससी की तैयारी सबको कितना बदलती मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे काफ़ी बदल दी थी, क्योंकि मुझे धीरे धीरे ये मालूम होने लगा था कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो तैयारी करने आया हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था उस चीज़ से। और मैं आज जैसे बीटेक मैंने किया था, बीटेक में मेरे साथ जितनी भी चीज़ें थी वो एक तरह से मैं सतही तौर पे जानता था, ऊपरी तौर पे हर चीज़ की नॉलेज थी मुझे। लेकिन जब मैं यूपीएससी की तैयारी करने आया तब मुझे एहसास हुआ कि इन डेप्थ नॉलेज वो वहाँ से ही मिली। वो चाहे मेरे जोक्स हो गए या सारी चीज़ें, वो मैं अगर यूपीएससी की तैयारी ना किया होता तो शायद मैं ये सब वीडियोज़ ना बनाता। आपने विकास दिव्य कीर्ति सर का जिक्र किया, तो क्या आप कभी व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिले हैं? नहीं यार, व्यक्तिगत तौर पे तो मैं कभी उनसे नहीं मिला हूँ। वो मुझे जानते हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और कभी मिलने की कोशिश मैंने 1-2 बार की, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि बीच में कोरोना और ये सारी चीज़ें हो गई थी। और मुझको बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि मैं उनसे मिलता रहता हूँ, मेरा पर्सनल टच है, बट ऐसा है नहीं। क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस उन पे बनाई थी, तो उस पर लोगों को ये लगा कि अरे ये तो मिलता जुलता रहता होगा, बट मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनसे मिलूँ। मुखर्जी नगर में कभी रहना हुआ है आपका? हाँ यार, मैं मुखर्जी नगर 3-4 साल में मुखर्जी नगर ही था। मुखर्जी नगर के बारे में लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी हुई हैं, लेकिन आप मुखर्जी नगर को किस तरह से देखते हैं, क्या सोचते हैं? वो मतलब वहाँ का माहौल क्या है? यार वहाँ का माहौल तो बहुत तगड़ा है। मतलब आप मुखर्जी नगर एक तरह से जो हब है वो बेसिकली यूपीएससी हिंदी मीडियम का हब है, और उसके साथ साथ बाकी जितने एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए, उन सब का वो हब है। तो वहाँ पर कंपटीशन काफ़ी अच्छा है, आपको हर जगह लोग तैयारी करने वाले दिखेंगे, फिर चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लेकर हो गए, चाहे वो यूपीएससी हो गए, पीसीएस हो गए, एसएससी हो गए, बैंकिंग हो गए। तो एक तरह का इंक्लूसिव माहौल रहता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप चाय की दुकान पे जाएंगे या बुक्स की शॉप पे जाएंगे तो हर कोई फालतू बात वहाँ पर नहीं ज़्यादा करता है, ये सब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ रहेगी जो आपकी तैयारी से जुड़ी हुई रहेगी, तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। और एक तरह का कम्पिटिटिव माहौल देखने से भी अंदर भी मेंटली आदमी स्ट्रांग भी होता है कि हाँ यार कुछ करने आए हैं, कुछ करना है, इस तरह का सीन रहता है। तो ये तो हुई असाब भाई की यूपीएससी की तैयारी के बारे में बात, किस तरह से यूपीएससी की तैयारी ने इनके जीवन को बदल दिया। लेकिन अब हम दूसरे पक्ष की बात करने वाले हैं, जो कि है सोशल मीडिया का पक्ष। असाब भाई, वीडियोस बनाने का ख्याल कब और कहाँ कैसे आया? यार मैंने यूपीएससी की तैयारी के दौरान ही एसएससी सीजीएल का पेपर दिया था। 2018 का फॉर्म था और उसका फाइनल रिजल्ट आते आते 2021 हो गया था। क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे लगा यार एग्ज़ाम देकर देख लेते, अगर एक जॉब सिक्योर हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, तैयारी बढ़िया चलती रहेगी। बट उसका जब फाइनल सिलेक्शन, मतलब फाइनल रिजल्ट जब आया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, और वो 0.3 मार्क्स से नहीं हुआ था। अप्रैल 2021 में रिजल्ट आया था, लास्ट ईयर की बात है। तो उस टाइम मैं उससे काफ़ी उम्मीद लगाया हुआ था कि हाँ यार नौकरी एक लग जाएगी, और नंबर भी ठीक ठाक था, बट इतने कम मार्जिन से नहीं होना वो काफ़ी तकलीफ वाली चीज़ थी। तो उस टाइम सेकंड वेव वही स्टार्ट होने वाली थी, मैं घर गया हुआ था। तो उससे पहले मैंने एक स्टैंड अप किया हुआ था, उस पर कुछ व्यूज़ खास आए नहीं थे, 2-2.5 हज़ार लोग देखे थे, बट उसकी एक क्लिप थी जो काफ़ी वायरल हुई थी। यूपीएससी के पेजेस जो थे उन लोगों ने शेयर किया, तो उन्हीं लोगों से कुछ मेरी बात हुई, तो उन लोगों ने कहा कि यार तुम भी वीडियो इस तरह की बना के चेक करो जो शॉर्ट्स और रील्स के फॉर्म में होती है। तो मैं घर पे था, फालतू था, मैं कहा एक बार करके देख लेते हैं, हफ्ते 10 दिन में नहीं सही रिस्पॉन्स आएगा बंद कर दिया जाएगा। तो वो हफ्ता 10 दिन अभी तक हुआ नहीं है। यानी कि कोरोना ने काफ़ी हद तक आपके जो वीडियोस हैं उसमें हाथ जो है वो कोरोना का है। हाँ, मैं तो वो कोरोना को अपने लिए पॉजिटिव ही देखता हूँ, क्योंकि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया होता और कोरोना ना आया होता तो शायद मैं ये सब ना कर रहा होता। तो कोरोना ने काफ़ी ज़्यादा आपकी इस बात में मदद की है। लेकिन एक आपकी वीडियो का एक दूसरा पक्ष है, समाज में जो बुजुर्ग कह लें हम, या आपके पापा की एज के लोग हुए, मेरे पापा के लोग के एज के लोग हुए, तो उन्हें कहीं ना कहीं
आप जो मतलब भाषा जो है उसकी थोड़ी सी खराब हम लोग लगती है। समझ सकते हैं, मतलब खराब लगती है। खराब लगती है। हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि जिस एज में हम लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन आपके घर वालों को क्या रिएक्शन है उस लैंग्वेज को लेकर? यार पहली बात तो मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं गाली देता हूँ बहुत अच्छा करता हूँ। मैं हमेशा इसको कभी जस्टिफाई नहीं करता, ना ग्लोरीफाई करता हूँ। मैं सबसे कहता हूँ कि आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, किसी के कुछ और करने का तरीका, गलत काम करता है, चोरी करता है और भी सारी चीज़ें, मैं गाली देता हूँ, मेरी वो गलत आदत है। और एक दूसरी बात रही कि कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ख़राब लगता है। जो यंगर जनरेशन है वो पसंद करती है, जो हम लोग से थोड़ा ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो नहीं पसंद करते। तो हम सबको प्लीज़ नहीं कर सकते, हम सबको खुश नहीं रख सकते। घर वाले तो मुझे हमेशा मना करते हैं कि गाली मत दिया करो। मेरी अम्मी अब्बू अभी भी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है बट गाली मत दिया करो। और जहाँ तक गाली देने वाली बात रही तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, मुझसे कोई कहता भी है सामने से, अब सामने से कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि सबको लगता है यार ये गाली देने वाला लड़का कहीं नाम हम लेकर वीडियो ना बना दे। तो सबकी कुछ बुरी आदतें होती है यार। कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है। मेरी बुरी आदत गाली देना है। और ये बचपन में उसी तरह का माहौल ही था। हम लोग जिस स्कूल में जिस तरह से पढ़ते थे वहाँ पर यही सीन था कि अगर तुम गाली नहीं दोगे तो तुम गाली खाओगे। तो गाली देने की आदत मेरी वहाँ तक आ गई। खतरनाक माहौल। तो मुझे लगता है मैं गलत करता हूँ। मैं कभी गाली को ग्लोरीफाई नहीं करता, ना ही मैं जस्टिफाई करता हूँ कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ गाली देकर। बट मुझे लगता है अगर आप लोग हिंदी साहित्य को ठीक ठाक पढ़े होंगे तो उसमें एक यथार्थवादी दृष्टिकोण आता है किसी भी साहित्य को लेकर। हम लोग जिस तरह का कंटेंट बनाते हैं, मैं जिस तरह का कंटेंट बनाता हूँ, उसमें कुछ मैनिपुलेट करके नहीं रहता। सब कुछ रियलिटी होती है, यथार्थ होता है, सब यथार्थ होता है। उसी यथार्थ में गाली आ जाती है। अब जैसे मैं और तुम बात कर रहे हैं, अभी हम दोनों की लड़ाई हो जाए तो मैं ये थोड़ा कहूँगा अरे भाई बैठी है, इसे मैं गाली दूंगा यार, तुम भी मुझे गाली ही दोगे। तो वही चीज़ वीडियो में आ जाती है। अब हर किसी के साथ दिक्कत क्या है ना, वो वीडियो देखने के बाद उसको लगता है कि अबे ये सच्चाई है, यही चीज़ वो कर रहा है, ये करता ही रहता है, वो इन्फ्लुएंस कर देता है, लोग और गाली देने लगेंगे। अरे क्यों देने लगेंगे यार? मैं किसी अच्छी चीज़ के लिए कह दूँ कि भाई मुझको 200-200 रुपये सब लोग दे दो, नहीं देगा कोई, नहीं इन्फ्लुएंस होता इतनी जल्दी कोई। तो मेरी गलत आदत है, धीरे धीरे छूट जाएगी, अभी नहीं छूट रही है। अब वो कंटेंट का एक जरिया भी बन चुकी है, क्योंकि आप जो दिखा रहे हैं वो शायद जो तैयारी करने वाले लोग होते हैं तो उनके स्ट्रगल के पार्ट को दिखाया जाता है। लेकिन जो चीज़ आप बता रहे हैं ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं उनकी यही कहानी होती है। हाँ यार गाली आज के टाइम पे मुझे लगता है 90-95% लोग देते हैं। अगर मैं किसी ऐसे समाज को दिखा रहा हूँ जिसमें गाली नहीं है, मंटो ने कहा भी है कि वो समाज एग्जिस्ट ही नहीं करता जहाँ पर गाली नहीं है या जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं। आप जैसे आप ये बताइए, आप रेप होता है समाज में, कितनी ख़राब चीज़ है इस समाज की। अब कोई इस चीज़ को लिखना ही छोड़ दे कि रेप के बारे में क्यों लिख रहे हो, इतनी गलत चीज़ है, तो वो जस्टिफाई थोड़ा हो जाएगा। तो गलत चीज़ें दिखाना भी चाहिए कि हाँ ये हमारे समाज में होता है। तो YouTube पर अभी आपका अच्छा खासा चल रहा है, तो अभी आपको सोशल मीडिया पर ही रहना है या कुछ और लक्ष्य है जीवन में जो आपको प्राप्त करना है? मैं तो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। लोग जानते हैं, पैसा भी काम भर का मिल ही जाता है। और बट समाज और फैमिली मेरे सेटिस्फाइड नहीं रहती। वो कहती है कि एक नौकरी ले लो। तो मैं भी कभी कभी सोचता हूँ एक आध बार एक नौकरी ले ली जाएगी, बट अभी मैं किसी चीज़ की तैयारी नहीं करता। अभी बस यही है कि जो चल रहा है ठीक चल रहा है, मज़ा आ रहा है, तो यही है। बस यही वाली बात है कि ये सब तो ठीक है, IAS कब बन रहा है? हाँ यार, ये रहता था। मैं जब शुरुआत में जब तैयारी कर रहे थे, जब ये सब चीज़ें नहीं शुरू की थी, तो लोगों का यही सवाल होता था, तुम कुछ भी बात उनसे कर लो, एट द एंड लोग यही पूछते थे कि ये सब ठीक है, IAS कब बनोगे। अभी भी मुझसे पूछते हैं कि हाँ ठीक है, रील उल बनाते हो, लोग जानते हैं और पैसा भी आता है, लड़कियों के साथ फ़ोटो भी खिंचा लेते हैं, लेकिन IAS कब बनोगे? तो वो रहता है, वो समाज है, समाज ऐसे ही चलता है। हम लोग भी जब उस एज में पहुँच जाएंगे शायद हम लोग भी यही इसी तरह क्वेश्चन करेंगे। एलोन मस्क वाला भी काफ़ी अच्छा था, तो वो कहाँ से आया था? वो यार यहीं से आया था कि मुझे लगता था कि जैसे जब मैं कॉमेडी करने लगा, मुझे लगा कि मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, तो मुझे लगा समाज अप्रिशिएट कर देगा मुझे। लेकिन उस टाइम पे यही था कि अप्रिसिएशन नहीं था, ये था कि हाँ ठीक है कॉमेडी कर रहे हो, IAS कब बनोगे। तो मुझे लगा अगर एलन मस्क भी रहता, उससे भी ये लोग पूछ लेते कि SpaceX ठीक है, IAS बनोगे कि नहीं। अब आगे शादी वादी का क्या प्लान है? शादी यार देखो, हम लोग जिस साइड से आते हैं, यूपी ईस्ट साइड से, अम्बेडकर नगर, मैं टांडा अम्बेडकर कर रहने वाला हूँ। वहाँ का सीन क्या है कि अगर आपके पास नौकरी है तो शादी तुरंत हो जाती है, आप चाहे जो कर रहे हो। और अगर नौकरी नहीं है तो आप चाहे जो कर रहे हो, आपकी शादी नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ी रियलिटी है हमारे समाज की कि सिर्फ नौकरी पे शादी हो जा रही है।
तो जब नौकरी लग जाएगी तभी मुझे लग रहा है मेरी शादी भी होगी। उससे पहले का कोई इरादा नहीं है या? उससे पहले का यार मैं तो अभी मेरी शादी करा दो मैं कर लूँगा, मैं तो तैयार हूँ। समाज नहीं तैयार है। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि वहीं से करनी है? आप दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में करा दो, दिल्ली में करा दो शादी। चलिए करते हैं कुछ प्रबंध। हाँ। तो अभी फ़िलहाल आपकी कमाई का मुख्य स्रोत क्या है और कमाई ठीक ठाक हो रही है? कहाँ से हो रही है? यार यूट्यूब से पैसा मिल जाता है। ब्रांड प्रमोशन करता हूँ, लेकिन मैं ब्रांड प्रमोशन बहुत कम करता हूँ क्योंकि मैं अनएथिकल ब्रांड प्रमोशन नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कोई काम करूँ जिससे मुझे पैसा मिल जाए लेकिन दूसरे को नुकसान हो जाए, तो मैं इस तरह के प्रमोशन नहीं करता। उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, वो सब अगर मैं करने लगता तो शायद मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम मेरे पास पैसा होता, लेकिन मैं वो सब काम नहीं करता। मुझे लगता है मेरी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई असाब का नाम ले तो वो सिर्फ इस वजह से ना ले कि मैंने उसका कुछ नुकसान किया। वो ये यार ठीक है यार, पैसा तो कभी ना कभी कमा लेंगे और पैसा हर कोई कमा लेता है। तो मैं जहाँ तक कमाता हूँ यूट्यूब से कुछ पैसे आते हैं, पैसे अब क्या ठीक ठाक आते हैं, और ब्रांड प्रमोशन जो मिलता है वहाँ पर उससे पैसा आता है, जो शोज़ मैं करता हूँ उससे पैसा आता है, जो मैं इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करता हूँ उससे पैसा आता है, तो इतना ही पैसा आता है। तो असाब भाई, आप में और मुझ में दो चीज़ें कॉमन है। एक तो ये कि हम यूपी से हैं, दूसरा हम यूपी बोर्ड से हैं। तो यूपी के लड़के जो हैं वो कोई जिला उपाध्यक्ष बन जाता है, कोई मंडल अध्यक्ष बन जाता है, मतलब ये पद जो है थोक के भाव बिकते हैं वहाँ पर। तो इन लड़कों के लिए आप कुछ फन पे में कुछ कहना चाहते हैं? यार मैंने युवा नेताओं पे कई बार वीडियो बनाई, मुझे बहुत सही लगता है यार। वो एज भी ऐसी होती है, 17-18 वाली जो उम्र है, यूपी बिहार के लड़कों को भौकाल चाहिए होता है। और भौकाल देखो दो ही तरीके से यूपी बिहार में मिल सकता है, या तो तुम IAS IPS बन जाओ या फिर नेता बन जाओ। और गुंडे उंडे, इस टाइम नेता और गुंडे में मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता लगता कभी कभी, क्योंकि वो चीज़ें एक तरह से संपूरक है एक दूसरे की। नेता प्लस गुंडा मिला के ही आजकल समाज चल रहा है। तो जो बच्चे होते हैं 17-18 वाली एज ही ऐसी होती है कि उसमें मार दो, पीट दो, काट दो, नारा लगाएं, दो चार लोग जाने। आइडेंटिटी क्राइसिस आज के टाइम पे बहुत है। हर कोई मतलब ये चाहता है कि हम पहचाने जाएं, वो किसी भी वजह से पहचाने जाए। तो आइडेंटिटी क्राइसिस भी एक तरह का यूपी बिहार के जो उस 17-18 वाली एज के लड़के रहते हैं तो उनके अंदर भौकाल आ जाता है यार। कोई नेताजी हाथ रख दिए, कोई गाड़ी मिल गई उस पर लिख उठा उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। मैं कहता भी था कि जितना ज़िले में पद नहीं है, मतलब जितना पद दे दिया गया उससे ज़्यादा तो उससे कम तो वोट है वहाँ पर, जितना ज़्यादा पद बना हुआ है। तो ठीक है यार, कर रहे हैं लड़के ही कर रहे हैं। युवाओं का यही है कि हमको चाहिए भौकाल। हाँ, भौकाल तो भाई, भौकाल का ही आजकल क्रेज़ है सारी चीज़ों को लेकर। आदमी भौकाल ही दिखना चाहता है। कुर्ता पैजामा पहन लो, एक गमछा डाल लो तो भौकाल अपने टाइट लगने लगता है। ठीक है, सही है। उस एज में ऐसी चीज़ें होती है, हर कोई करता है। हम लोग भी थे तो थोड़ा बहुत तो ये सब करते ही है हर कोई। ठीक है। तो ये आपकी पूरी जर्नी हुई, लेकिन उन छात्रों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो अभी फ़िलहाल संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी उम्र 18 से लेकर 25 साल तक की है? यार मैं तो देखो सिलेक्शन मेरा हुआ नहीं है, तो मैं कभी किसी को गाइडेंस नहीं देता, ना ही कोई सलाह देता हूँ, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है ना, वो सिर्फ सिलेक्टेड लोगों की बातें सुनता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो बताएगा वही एकदम ब्रह्म वाक्य है, इसके बाद ख़त्म है बातें। तो मुझसे कभी कोई कुछ पूछता है तो मैं कभी कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो मेरे लिए शर्म वाली बात हो जाती है, क्योंकि सामने वाला यही सोचता है बे बना रहा है साला, अपना तो निकाल नहीं पाया, मुझको क्या बताएगा। तो मैं कभी किसी को इस तरह का सजेशन नहीं देता। हाँ, जहाँ तक मैंने जो चीज़ें, कोई मुझसे पर्सनल अपना पूछता है कि हाँ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि हाँ यार ये चीज़ें हैं, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने यूपीएससी की तैयारी की, मुझे यूपीएससी की तैयारी में बहुत मज़ा आया। सिलेक्शन मैं एक ही बार पेपर ही दिया हूँ, तो सिलेक्शन एक बार में तो शायद ही किसी का होता होगा, बट मेरा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, मैं शायद यूपीएससी के लिए ना बना रहूँगा, और जो चीज़ मैंने अचीव कर ली, तो मुझे लगता है कि अगर मैं यूपीएससी की तैयारी की वजह से ही वो अचीव कर पाया तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वो तैयारी। तो सबको वो तैयारी इसी वजह से करनी चाहिए कि मज़ा आए। मज़ा आएगा यार, अगर सिलेक्शन होना रहेगा हो जाएगा, नहीं होना रहेगा नहीं होगा, लेकिन इन्जॉय करना चाहिए उस जर्नी को। तो सजेशन यही है कि यार मस्त होकर पढ़ो बस। बाकी सिलेक्शन मैं लिया नहीं यार, मैं कभी नहीं बता सकता कि किस तरह से वो स्ट्रगल वाली चीज़ें। हाँ, बाकी सिलेक्शन छोड़कर बाकी जितनी चीज़ें वो मैं बता दी हूँ अपनी वीडियोज़ में भी, और बताता भी रहता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। हर कोई वो बातें, सिलेक्टेड लोगों की बातें हर कोई सुनाता है कि यार ये ऐसे पढ़ता था, वैसे पढ़ता था, ये करता था, वो करता था, बट कितने लोग? हर साल 1000 लोगों को मान सकते हो IAS IPS जो बन रहे हैं, वो बाकी 4,90,000 जो ये 900 कुछ लोग बचे, उनका क्या होगा? तो उन लोगों की बातें मैं करता हूँ। वो ज़्यादा लोग हैं जो असफल होते हैं,
उनकी बातें करने वाले लोग ज़्यादा होने चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। जो असफल लोग हैं वो सिर्फ यूपीएससी में असफल हुए हैं। हो सकता है कि वो ज़िंदगी में आगे जब चलें तो वो शायद उससे भी बड़े किसी रुतबे पर हों जो आईएएस या आईपीएस का होता है। हो सकता है वो हमारे देश के कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, या कोई एक बड़ा मिनिस्टर बन सकता है, एक बहुत बड़ा कारोबारी बन सकता है। और कई सारे, हम मिसाल अगर लें तो कई सारे ऐसे आईएएस हैं जो आईएएस की पद को छोड़ करके एक बहुत बड़े मुकाम पर हैं, जिसमें से एक काफ़ी बड़े अधिकारी भी हुए थे, विकास दुबे कीर्ति सर। उन्होंने भी अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ा था। और आज कई सारे ऐसे आईएएस हैं जो विकास दुबे कीर्ति सर की दिल से इज्जत करती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक अधिकारी बने तभी आप समाज की सेवा कर सकते हैं। आप इस बात से कितना सहमत हैं? यार, समाज की सेवा करने के लिए आपको कुछ भी बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी नीयत सही है तो आप किसी भी चीज़ पे रहकर समाज की सेवा कर सकते हैं, और हर किसी को करना भी चाहिए। उसको ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर आईएएस आईपीएस तो एक पोजीशन हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें जो लोग कर रहे हैं और लोग उस चीज़ को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। तो वो ज़्यादा ज़रूरी कि आपकी नीयत कैसी है, समाज के लिए आप कुछ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। नहीं तो करने वाले लोग कुछ ना होकर भी कर रहे हैं, और ना करने वाले लोग बहुत कुछ होकर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये थे असहाब भाई, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। असहाब भाई, इस वीडियो की एंडिंग आप एक फ़नी वे में करें और ये कहें हमारी ऑडियंस से कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इनसे पहले हम कह देते हैं कि आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यार, चैनल सब्सक्राइब वाला ये सीन है, मैं कभी अपने चैनल को कभी नहीं किसी से कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन ठीक है, आप लोग आए मेरा इंटरव्यू लेने तो वो चीज़ अच्छी बात है कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह के चैनल अच्छा लगता है कि जिस पे सही चीज़ें आती है, क्योंकि आजकल हर कोई चैनल बनाया हुआ है तो सही चीज़ों वाले चैनल कम है। तो इनके चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, मेरा इंटरव्यू भी देख लीजिएगा। मुझे सब्सक्राइब करिए ना करिए मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ सबसे कि मुझे देखा करो, सब्सक्राइब कमेंट ये सब करो ना करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक फ़नी एंडिंग हो जाए बस। फ़नी एंडिंग हो जाए। फ़नी एंडिंग यार, तो कि अभी मैं एक कंटेंट पे काम ही कर रहा था। बेसिकली वो कंटेंट ये था कि मैं गया उस दिन मेट्रो में, तो यहीं से जामिया से मेट्रो पे बैठा था। तो मेट्रो बैठने मतलब चढ़ा था मेट्रो पे, तो अब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं सोचा कि यार कि अभी कुछ देर बाद सीट मिल जाएगी, लेकिन सीन क्या था कि इतने बूढ़े बूढ़े लोग बैठे थे तो मैं कह नहीं पा रहा था कि मुझे बैठना है। या जब वो उठ रहे थे तो कोई और बूढ़ा बैठ जा रहा था। एक टाइम के बाद क्या हुआ, 3-4 स्टेशन के बाद सीट लगभग खाली हो चुकी थी, एक अंकल उठने वाले थे, तो मैं वहाँ बैठने वाला ही था। तो अंकल तब तक क्या किया, 3-4 सीट छोड़कर एक लड़की वहाँ पर खड़ी थी, उसको बुला लाया कि आओ तुम बैठ जाओ। तो मुझे लगा कि अबे यार, मतलब लड़कियों के लिए एक पूरा कंपार्टमेंट रिज़र्व है, लड़कियों के लिए सीट रिज़र्व है, उसका जो सीट भरी हुई है उस पर भी लड़कियों को ये लोग बैठा ले रहे हैं। तो ये साला खड़े लड़के क्या करें। तो ये इस तरह का था यार कि वो बुरा लगता है यार। पूरा रास्ते खड़ा होकर मैं गया हूँ, मैं वहाँ जा रहा था, राजीव चौक जा रहा था, पूरा रास्ता खड़ा होकर गया हूँ, हालत ख़राब हो गई थी मेरी। तो मुझे लगा यार, सड़कों के दुश्मन ये अंकल लोग हैं, ये लोग तरक्की आदि हम ही लोग की यही लोग रोके हैं। बहुत शुक्रिया साहब भाई। शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, बहुत अच्छा लगा।